हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलाइट की। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलाइट। तो कोलाइट के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो पहले हम कोलाइट का संधि विच्छेद करते हैं। तो आपका जो कोलाइट है, कोलाइट आपका कोल प्लस आइड से मिलकर बना है। जो आपका कोलाइट शब्द है ये आपका कोल प्लस आइड से मिलकर बना है। तो जो हमारा कोलाइट शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, कोल प्लस आइड। ये हो गया इसका संधि विच्छेद। ये अगर हम इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कोलाइट। तो आपकी एक भाषा है जिसका नाम होता है ग्रीक। ग्रीक भाषा में जो कोल होता है, कोल का मतलब होता है गिलू, और आइड का मतलब होता है जैसे। जैसे मतलब लाइक। तो हमारी जो ग्रीक भाषा है इसमें कोलाइट का मतलब होता है कोल। कोल मतलब गिलू। गिलू किसके काम में आता है, कुछ चीजों को चिपकाने के में, जैसे आपका फेविक्विक, गोंद वगैरह। तो जो आपकी चीजें चिपकाने के काम में होती है, गिलू जैसी एकदम पतली होती है, जेली टाइप की, जेल जैसी होती है, वो क्या कहलाते हैं, आपके गिलू कहलाते हैं। और आइड माने जैसी। तो जो आपकी जेल जैसी चीजें होती हैं, चिपचिपी होती हैं, गोंद जैसी होती हैं, फेविकोल जैसी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइट कहते हैं। क्योंकि कोल का ही अर्थ होता है गिलू। गिलू माने चिपकाने, चिपकन, उस चीज में थोड़ी चिपकन हो, चिपचिपापन हो, उसे क्या कहते हैं, गिलू कहते हैं। और आइड माने जैसी। तो आपकी जो चीजें जेली जैसी, जैम जैसी, गिलू जैसी, फेविक्विक जैसी, फेविकोल जैसी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलाइट कहते हैं। तो आपको जब आपने इसकी जो कोलाइड है इसका अर्थ निकाला संधि विच्छेद करके ग्रीक भाषा में, तो आपके समझ में आ गया होगा। यानी जो आपकी चीजें चिपचिपी होती हैं, गोंद जैसी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी कोलाइट कहलाती हैं। अब कोलाइट की पढ़ते हैं हम थ्योरी। वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन जंतु झिल्ली के द्वारा विसरित नहीं होते हैं। तो जिन पदार्थों के जलीय विलयन जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होते, तो जितनी भी आपकी सजीव वस्तु होती है सब में जंतु झिल्ली पाई जाती है। जैसा आपका अंडा होता है, अंडे में कौन सी झिल्ली पाई जाती है, अर्धगम्य झिल्ली। ऐसी जितनी भी जंतु हैं, जैसे मैं और भी संसार के जो जंतु हैं, उन सब में झिल्ली पाई जाती है। तो जंतु झिल्ली के द्वारा अगर कोलाइड विलयन नहीं निकल रहा है, कोई विलयन है अगर जंतु झिल्ली के द्वारा उसमें से नहीं निकल रहा है, तो वो आपका कोलाइड विलयन है। तो थ्योरी क्या है, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन जंतु झिल्ली के द्वारा विसरित नहीं होते हैं। विसरित का मतलब निकलते नहीं है, कोलाइट कहलाते हैं। तो कोलाइट कौन से पदार्थ होते हैं जो आपके जंतु झिल्ली से नहीं निकलते हैं, वो हमारे कोलाइट कहलाते हैं। जैसे गोंद, जिलेटिन आदि कोलाइट के उदाहरण है। तो गोंद क्या होता है, आपका चिपचिपा, मैंने बताया। गिलू मतलब चिपचिपी, जैसे गोंद, फेविक्विक, फेविकॉल आदि चीजें जो आपकी किससे नहीं निकलते हैं, जंतु झिल्ली से नहीं निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलाइट कहते हैं। कोलाइड आप समझ गए होंगे, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन जंतु झिल्ली के द्वारा विसरित नहीं होते हैं, नहीं निकलते हैं, उन्हें हम कोलाइट कहलाते हैं। जैसे गोंद, जिलेटिन आदि कोलाइट के आपके उदाहरण है। कणों के आकार के आधार पर कोलाइट 3 प्रकार के होते हैं। तो जो आपके कोलाइड है वो कणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक विलयन, एक होता है कोलाइडी विलयन, और एक होता है निलंबन। तो कणों के आधार पर विलयन आपके 3 प्रकार के होते हैं, कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो कणों के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया हमने। वास्तविक विलयन में ये आपका कोलाइडी विलयन है, ये आपका क्या है, निलंबन। तो यहां पर एक शब्द आ रहा है विलयन। विलयन चैप्टर में हमने विलयन के बारे में एकदम डीपली पढ़ा था। तो विलयन आपको पता है 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला विलेय और दूसरा आपका विलायक। तो आपका विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। और यहां पर जो वर्गीकरण किया है हमने किसके आधार पर, कणों के आधार पर। तो विलयन में कण किसके होंगे, एक विलेय के होंगे और एक विलायक के होंगे। तो विलेय और विलायक के कणों के आधार पर जो विलयन होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक, दूसरा कोलाइडी और तीसरा निलंबन। विलायक मतलब पानी, और विलेय मतलब आपकी कोई भी चीज जो पानी के अंदर घुली है। विलायक कुछ भी और दूसरा भी चीज हो सकती है, यानी पतली चीज होगी, जैसे जिसके अंदर के घुला है आपका विलेय पदार्थ घुला है। जैसे उदाहरण के लिए विलायक मतलब पानी ले लिया हमने, और विलेय मतलब चीनी ले ली। तो जो पानी के अंदर घुली है, जो चीज घोली गई है पानी के अंदर, वो क्या है, आपकी विलेय, और जिसने घोली है वो क्या है, आपका विलायक। तो विलयन 2 चीजों से मिलकर बनते हैं, विलेय और विलायक। तो पहला है आपका वास्तविक विलयन।
तो पहले हम बात करते हैं वास्तविक विलयन की। इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो आपके जो वास्तविक विलयन होते हैं इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। और अगर 1 नैनोमीटर की बात करें हम, तो हमारा जो 1 नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 10⁻⁹ मीटर को 0.000000 करके 1 बराबर लिखा था। तो कितना, जब आपके 9 जीरो आ गई तो उसके बाद 1 आया था, तो कितना छोटा मान है किसके, कणों का। तो इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। लेकिन हम जो वर्गीकरण कर रहे थे वो कणों के आधार पर कर रहे थे, किसके, विलेय और विलायक। तो इसमें कण लिखे हैं, अब ये तो समझ में नहीं विलेय के या विलायक के। तो आगे पढ़िए, विलेय विलायक यानी विलेय और विलायक का जो आकार होता है लगभग बराबर ही होता है दोनों का। जो आपके वास्तविक विलयन होते हैं इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है, यानी 10⁻⁹ मीटर से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कम होता है। तो इसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग क्या होता है, दोनों का बराबर ही होता है। किसमें, आपके वास्तविक विलयन में। अब वास्तविक विलयन का एक उदाहरण लेते हैं। तो वास्तविक विलयन का जो आपका उदाहरण है वो है आपका नमक प्लस पानी का मिश्रण। तो नमक और प्लस पानी को जो मिलाते हैं वो कौन सा विलयन होता है, आपका वास्तविक विलयन होता है। जब हम पानी को नमक में घोल देते हैं, जब हम पानी में नमक को घोल देते हैं तो नमक एकदम उसमें तरीके होता है, मिल जाता है। चाहे हम कहीं से टेस्ट कर लें, ऊपर से टेस्ट कर लें, नीचे से कर लें, साइड से, इधर साइड से, यानी जो विलयन है उसकी किसी भी भाग में ऐसे टेस्ट कर लें, सब जगह नमक का टेस्ट मिलेगा। और हम देख के नहीं बता पाएंगे किसमें नमक घुला है। एक तरफ आपके लिए सादा पानी रख दिया जाए और एक में नमक घुला पानी रख दिया जाए, तो आप ये पहचान नहीं कर पाएंगे कि किसमें नमक घुला हुआ है और किसमें नमक नहीं घुला है, क्योंकि इन दोनों के कणों का आकार बराबर होता है। अभी हमने बोला है क्योंकि इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। विलेय विलायक के कणों का आकार लगभग क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। दोनों का बराबर होता है तो पहचान ही नहीं हो पाती कि इसमें नमक घुला भी है या नहीं भी घुला। तो उदाहरण क्या है इसका, नमक प्लस पानी। नमक प्लस पानी को याद रखना, जब पानी में नमक घुल जाता है तो पता ही नहीं चलता घुला है या नहीं घुला। सादा पानी रख दो, नमक वाला रख दो, आप टेस्ट करके बताएंगे कि भाई नमक है या नहीं। तो अब इसमें पढ़ते हैं कोलाइडी विलयन में। इस विलयन में विलेय पदार्थ का आकार 1 नैनोमीटर। तो जो कोलाइडी विलयन होता है इसमें विलेय पदार्थ जो आपके विलायक में घुला हुआ है, तो विलेय पदार्थ का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है, तथा विलायक का आकार 100 नैनोमीटर होता है। तो उसमें 100 नैनोमीटर होता है और 1 नैनोमीटर बराबर किसको होता है, 10⁻⁹ मीटर के होता है, आप जानते हैं। तो इस विलयन में एक विलेय पदार्थ का आकार 1 नैनोमीटर तथा विलायक का आकार 100 नैनोमीटर होता है। तो जिस विलयन में आपके विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर हो और विलायक के कणों का आकार 100 नैनोमीटर होता है, वो कौन से विलयन होते हैं, आपके कोलाइडी विलयन होते हैं। तो कोलाइडी विलयन का एक उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे आपका दूध क्या है, आपका कोलाइडी विलयन है, कौमा रक्त, ये भी क्या है, आपका कोलाइडी विलयन है, कौमा साबुन का पानी, ये भी क्या है, आपका कोलाइडी विलयन है। बहुत सारे एग्जाम्पल है कोलाइडी विलयन के, कौमा गोंद। तो ये सब क्या है, हमारे कोलाइडी विलयन है। तो आप इन सब में अगर टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको दिखेगा इस विलयन में विलेय के कण होंगे वो होंगे 1 नैनोमीटर के, और जो विलायक के आकार होगा वो कितना होगा, 100 नैनोमीटर होगा। तो जिनका आकार 1 नैनोमीटर, विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर और विलायक के कणों का आकार 100 नैनोमीटर होता है, वो क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन। और जिसके में विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर होता है, वो क्या होते हैं, वास्तविक विलयन। अब बात करते हैं निलंबन। इनमें विलेय के कणों का आकार लगभग 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक। तो इसमें जो विलेय के कणों का आकार होता है निलंबन में वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक तथा विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। यानी जो आपके विलायक होते हैं उसके कण के होते हैं छोटे होते हैं, और जो इसके अंदर घुला होता है, जो भी पदार्थ घुला होता है निलंबन में, उसके कण के होते हैं बड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसका उदाहरण लें, पानी प्लस बालू। तो उदाहरण क्या है हमारा, पानी प्लस बालू, या बालू की जगह मिट्टी लिख लें आप चाहे, मिट्टी। तो जब हमने पानी में बालू यानी बारूक या मिट्टी मिला दी, तो उसके जो उसमें अगर हम देखेंगे पानी में जो बारूक मिली है उसके कणों का आकार बड़ा दिखेगा हमें, और जो पानी है उसके कणों का आकार तो वैसे ही बेटा छोटा ही होता है।
तो इनमें विलेय के कणों का आकार लगभग 10 पे घात -5 सेंटीमीटर से अधिक होता है तथा विलायक के कणों का आकार 10 पे घात -8 सेंटीमीटर होता है। तो आपको साइज पता चल गया, यानी जो आपके वास्तविक विलयन होते हैं उनमें विलेय और विलायक के साइज जो होते हैं लगभग बराबर होते हैं, और जो कोलाइडी विलयन होते हैं इसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर होता है तथा विलायक के कणों का आकार 100 नैनोमीटर होता है। और निलंबन में विलेय के कणों का आकार 10 पे घात -5 सेंटीमीटर तथा विलायक के कणों का आकार 10 पे घात -8 सेंटीमीटर होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। दूसरा, ये एक समांगी मिश्रण होता है। तो जो आपका वास्तविक विलयन होता है ये एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है सभी जगह उसका जो संगठन समान हो, सभी जगह जो मिला हो, सभी भागों में सभी जगह समान रूप से मिला हो, कहीं पर ही अलग अलग टेस्ट नहीं हो। जैसे नमक प्लस पानी का मिश्रण उदाहरण है किसका, आपका वास्तविक विलयन का। जब पानी के अंदर हम नमक घोल देते हैं तो हम टेस्ट करें, ऊपर से टेस्ट करें नमक को, तो भी हमें जो टेस्ट ऊपर मिलेगा वही नीचे मिलेगा। थोड़ा साइड से कर लें, इस साइड से कर लें, तो जो आपका नमक और पानी का विलयन है इसका टेस्ट किसी भी भाग में से कर लें, किसी भी हिस्से में से कर लें, सभी जगह टेस्ट हमें समान देखने को मिलेगा। तो जिसका टेस्ट सभी भागों में समान होता है उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा जो वास्तविक विलयन होते हैं वो कौन से होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, क्योंकि नमक पानी के मिश्रण का जो विलयन होता है इनका सभी भागों का टेस्ट समान होता है। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन के दूसरे पॉइंट की। ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या है आपका दूध। दूध जब आता है तो हमें देखने में तो क्या लगता है, समांगी भी लगता है, लेकिन आप ऐसा करना दूध को फ्रीज में रख देना और फिर सुबह देखना निकाल के, तो आपको ऊपर पानी पानी दिखाई देगा, पानी पानी सा, और नीचे जो प्रोटीन वगैरह होती है उसकी वसा होती है वो नीचे की ओर बैठ जाती है। दोनों आपको अलग अलग दिखाई देंगे। फिर उसको आप थोड़ा हिला लेते हैं तो सभी भागों में वो मिल जाता है। तो आपका जो कोलाइड दूध होता है वो भी क्या है, आपका विषमांगी होता है। आपको देखने में समांगी लगता है लेकिन क्या होता है, विषमांगी। अगर आप उसको फ्रीज में रख देंगे और सुबह देखेंगे तो ऊपर पानी पानी से दिखाई देगा और नीचे जो वसा होती है, प्रोटीन होती है, वो नीचे बैठ जाती है, हिलाने पर ऊपर आ जाती है। तो दोनों अलग अलग दिखते हैं। अलग अलग दिखने का मतलब क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो आपका जो कोलाइडी विलयन होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे दूध, रक्त, साबुन, गोंद, ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण है। अब बात करते हैं निलंबन में। ये विषमांगी मिश्रण है। ये तो अपने आंखों से भी देख लेते हैं हम। जैसे पानी प्लस बालू, तो पानी और मिट्टी में क्या होती है, जो पानी होता है उसमें मिट्टी डाल देते हैं, बारूद डाल देते हैं, वो हमें अलग अलग दिखाई देती है। और टेस्ट भी उसका क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी जो बारूद है, बारूद जो नीचे बैठी हुई होती है पानी में, ऊपर से हमने पानी देंगे तो पानी का टेस्ट अलग होगा, एकदम साफ होगा। और उसको अगर हिल जाए बारूद तो मुंह भी क्या हो जाता है, पानी आता है, किसकिसा आता है, और मुंह भी क्या कर देता है, किसकिसा कर देता है। इसलिए आंखों से भी देखने में दिखती है कि इसमें अलग अलग है। नीचे बारूद दिख रही है हमें बैठी हुई, तो इसलिए क्या है, वो विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि ऊपर का उसका टेस्ट क्या है, पानी का एकदम अच्छा है, साफ है, और नीचे का अगर हम पानी पिए तो मिट्टी मुंह में आ जाएगी। तो इसलिए क्या है, विषमांगी मिश्रण। क्योंकि नमक और पानी का जब मिला हुआ हमने पानी पिया था तो उसका टेस्ट सभी भागों का समान था, इसलिए समांगी मिश्रण था। लेकिन इसका सभी भागों का टेस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, इन्हें आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। तो आपका जो पानी में जब नमक घुल गया होता है तो उसे हम आंखों द्वारा नहीं देख पाते हैं। एक तरफ सादा पानी रख दिया जाए आपके, एक तरफ नमक वाला पानी रख दिया जाए, तो आप पता नहीं लगा पाएंगे किसमें नमक घुला है, किसमें नमक नहीं घुला। आंखों से देख लें तो भी नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, इन्हें आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। तो पानी में नमक ऐसा घुल जाता है कि पता ही नहीं चलता घुला है कि नहीं घुला, इसलिए इसे हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका जो वास्तविक विलयन होता है इसमें जो नमक घुला हुआ होता है, विलेय के कण घुले होते हैं, उन आंखों से भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उन दोनों का जो आकार होता है कणों का समान होता है। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन। इन्हें आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, यानी जो आपका जो ये विषमांगी मिश्रण होता है कोलाइडी विलयन का, देखने में समांगी लगता है, लेकिन हम आंखों से देखें, आंखों से देखने में क्या लगेगा, समांगी, लेकिन ये क्या होता है, विषमांगी होता है। तो यही लिखा हुआ है, इन्हें आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, अगर इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। जो हम दूध है, दूध, रक्त है, साबुन है, पानी के झाग है, गोंद है, अगर इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो ये अलग अलग दिखाई देंगे, कि जो इसमें जो चीजें मिली हुई है, प्रोटीन मिली हुई है, वो हमें अलग अलग दिखाई देंगी। तो जो आपका दूध वगैरह होता है, इन्हें जैसे हमने पानी मिला दिया दूध में तो वो हमें दिखाई नहीं देगा आंखों से, अगर हम उसे अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो हमें उसकी मिलावट दिखाई दे जाएगी। तो इन आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो आपका जो दूध है इसमें जो मिलावट होती है और जो वसा, प्रोटीन मिली होती है, उन्हें आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं।
अब इसमें पढ़ते हैं ये तीसरा पॉइंट, इन्हें आंखों द्वारा देखा जा सकता है। तो हम आंखों द्वारा देख लेते हैं। पानी में जो मिट्टी घुली हुई होती है हमें खुद घुली हुई दिखाई देती है कि इसमें मिट्टी मिली हुई है, नीचे बारूद बैठी हुई है, तो इन्हें आंखों द्वारा देखा जा सकता है। तो तीनों के उदाहरण आपको याद रहना चाहिए। जो वास्तविक विलयन है उसका उदाहरण क्या है, नमक प्लस पानी। और जो हमारा कोलाइडी विलयन है उसका उदाहरण क्या है, दूध, रक्त, साबुन, साबुन का पानी, गोंद। और जो निलंबन है उसका उदाहरण क्या है, पानी प्लस बालू मिलकर के बनता है निलंबन। दूध क्या है, कोलाइडी विलयन। नमक प्लस पानी क्या है, वास्तविक विलयन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट के बाद हम बात करेंगे कोलाइडी विलयनों के प्रकार की, यानी कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण करेंगे। अब बात करते हैं हम कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण की। तो कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण के लिए हम एक आधार लेते हैं। जैसे स्कूल में बच्चों का जो वर्गीकरण होता है वो क्लास के आधार पे होता है। 9th क्लास के बच्चे अलग क्लास में आपको मिलेंगे, 10th क्लास के बच्चे अलग क्लास में मिलेंगे, 11th क्लास के बच्चे अलग क्लास में मिलेंगे, 12th क्लास के बच्चे अलग क्लास में मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो हमने आधार लिया है वो लिया है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो जो कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण करा है वो हमने अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर किया है। तो यहाँ पर जो शब्द है अवयव, तो अवयव जो होते हैं वो हमारे विलेय और विलायक होते हैं। क्या होते हैं, अवयव होते हैं हमारे विलेय और विलायक। अवयव होते हैं हमारे विलेय और विलायक। तो जो यहां पर हमारे अवयव हैं वो क्या है, विलेय और विलायक हैं। तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं हम। अवयव के होते हैं आपके विलेय और विलायक, और भौतिक अवस्था आपको पता ही है 3 होती है आपकी। एक आपकी ठोस, यानी जो आपकी वस्तुएं हैं, पदार्थ है, 3 रूप में पाए जाते हैं आपके, एक ठोस में, और एक आपके द्रव के रूप में, और एक आपके गैस के रूप में। तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने क्या करा है, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण करा है। तो परिक्षिप्त प्रवस्था और एक होता है आपका परिक्षेपण माध्यम। तो जो विलयन चैप्टर में आपके विलेय और विलायक थे, अवयव के होते हैं विलेय और विलायक। विलेय और विलायक से मिलकर के बनता है विलयन। तो यहाँ पर विलेय विलायक का नाम बदल गया है। जो परिक्षिप्त प्रवस्था है उसे हम कहते हैं विलेय। क्या बोलते हैं, विलेय। तो विलेय क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था। यहाँ नाम बदल गया है आपके पृष्ठ रसायन चैप्टर में। जो विलेय है, विलेय को कहते हैं, जो परिक्षिप्त प्रवस्था है उसको बोलते हैं विलेय। और जो हमारा परिक्षेपण माध्यम है वो होता है विलायक। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब विलेय, परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक। तो आपको बताया जब विलेय विलायक आपस में मिलते थे तो क्या बनता था, विलयन बनता था। तो यहाँ पर है आपका तीसरा कोलाइड का नाम, यानी जब हम विलेय विलायक को मिलाएंगे तो कौन सा कोलाइड बनेगा। और यहाँ पर दिया है आपका उदाहरण। तो यहाँ पर हमने जो भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो भौतिक अवस्था की होती है ठोस, द्रव, गैस। तो पहले क्या है आपकी ठोस ले लिए हैं हमने, 3 बार के लिखा है ठोस, फिर 3 बार के लिखा है आपके द्रव, और फिर के लिखा है 2 बार गैस। तो 3 बार हमने लिखा है ठोस, 3 बार द्रव, 2 बार गैस। और फिर ठोस द्रव गैस को कंपल्सरी लाइन से लिख दिया है, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव। तो जब आपका पहला ठोस आपस में मिलता है, ठोस मतलब विलेय ठोस हो, ठोस मतलब विलायक ठोस हो। जब आपका विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो तो आपका जो कोलाइड का नाम होता है, यानी जो विलयन का नाम होता है वो होता है हमारा ठोस सोल। तो जब हमारा विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो तो हमारा जो कोलाइडी विलयन बनता है उसका नाम क्या होता है, ठोस सोल होता है। उदाहरण के लिए रंगीन कांच, मिश्र धातु। तो जब आपका विलेय भी ठोस हो, विलायक भी ठोस हो, जो कोलाइड होता है, विलयन होता है, उसका नाम होता है ठोस सोल। उदाहरण क्या है आपका, उदाहरण के लिए रंगीन कांच और मिश्र धातु। तो रंगीन कांच और जो मिश्र धातु हैं वो हमारे क्या है, ठोस सोल हैं। दूसरा आपका जब ठोस और द्रव आपस में मिलते हैं तो ठोस क्या है आपका, विलेय, परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब विलेय, और परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक। तो जब विलेय ठोस और विलायक क्या हो, द्रव हो, तो जो आपका विलयन बनता है वो क्या बनता है, सोल। विलयन का नाम क्या है, सोल। उदाहरण आपका पेंट, धातु। तो जब हम ठोस और द्रव को आपस में मिलाते हैं तो जो आपका कोलाइडी विलयन होता है उसका नाम होता है सोल। और उदाहरण पेंट धातु, जब आपका ठोस द्रव आपस में मिलता है तो क्या बनता है, पेंट बनता है, धातु सोल बनता है। तीसरा, जब आपका विलेय ठोस हो और विलायक गैस हो, विलेय मतलब परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम मतलब गैस। तो जब आपका ठोस और गैस आपस में मिलते हैं तो आपका जो कोलाइड का नाम है वो क्या है, एरोसोल।
तो जब ठोस गैस आपस में मिलते हैं तो आपका जो विलयन बनता है वो क्या बनता है, एरोसोल। उदाहरण के लिए धुआं कौमा धूल। तो आपने धुएं में देखा होगा जब धुआं उड़ रही होता है तो उसमें धूल के कण भी साथ में उड़ रहे होते हैं। तो जैसे ठोस, ठोस मतलब धूल, ठोस मतलब हमारी क्या, धूल, और गैस मतलब वायुमंडल में बहुत सारी गैसें उड़ रही हैं। तो जब आपका ठोस और गैस मिलते हैं तो जो कोलाइड बनता है वो आपका एरोसोल बनता है। और जो उदाहरण है वो क्या है आपका, धुआं और धूल। अगर धुआं उड़ेगा तो वायुमंडल में जो धूल होगी उसमें वो भी दिखाई देगी, और अगर धूल उड़ेगी तो वायुमंडल की जो गैसें हैं वो भी उसमें होंगी। तो धूल या धुआं क्या है, एक ही है। अगर धुआं उड़ेगा तो उसमें धूल मिल जाएगी, और जब धूल उड़ेगी तो वायुमंडल में जो गैस होती है वो उसमें मिल जाएंगी। तो मतलब क्या, ठोस और गैस आपस में मिलते हैं तो कोलाइड आपका एरोसोल होता है। उदाहरण क्या, धुआं और धूल बनती है। तो जब हम द्रव और ठोस को आपस में मिलाते हैं, यानी परिक्षिप्त प्रवस्था क्या हो आपकी, द्रव, और परिक्षेपण माध्यम हो क्या, ठोस। परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब हमारा विलय, और परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक। तो जब द्रव और ठोस आपस में मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, जेल। तो कोलाइड का नाम क्या है, जेल। जैसे हमने जेली खाई है, पनीर खाया है, मक्खन खाया है, ये सब क्या है आपके जेल में आते हैं। तो जेल, जेली, पनीर, मक्खन, जैम, जितनी भी आपकी चिपचिपी और जेली टाइप की चीजें होती हैं वो कब बनती हैं, जब आपका द्रव और ठोस मिलते हैं आपस में। तो द्रव यहाँ पर विलेय है और विलायक क्या है आपका, ठोस। तो द्रव और ठोस आपस में मिलते हैं तो जो हमारा कोलाइड होता है वो जेल होता है। और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपके, जेल, जेली, कौमा, पनीर, मक्खन। जब हम द्रव और द्रव को आपस में मिलाते हैं, जब हम द्रव और द्रव को आपस में मिलाते हैं, यानी द्रव द्रव आपस में मिलते हैं, तो जो कोलाइडी विलयन बनता है वो हमारा पायस बनता है। तो जब द्रव द्रव को आपस में मिलाते हैं तो उस विलयन का नाम होता है पायस। उदाहरण के लिए दूध कौमा जल में तेल। तो हम दूध में पानी मिला दें तो वो क्या होगा आपका, पायस। जल में तेल मिला दें वो क्या होगा आपका, पायस। पायस अपने आप में एक टॉपिक है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो आप यह भी समझ लें, आपके काम में आएगा। जब जल में तेल को मिलाया जाता है तो जो विलयन बनता है वो क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। तो जब द्रव द्रव आपस में मिलते हैं तो उस विलयन कोलाइड का नाम होता है आपका पायस। उदाहरण के लिए दूध कौमा जल में तेल मिला दें या तेल में जल मिला दें तो क्या बन जाएगा आपका, पायस बन जाएगा। और जब द्रव गैस आपस में मिलते हैं, द्रव मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था, गैस मतलब परिक्षेपण माध्यम। और आपके समझ में आ गया होगा, परिक्षिप्त प्रवस्था विलय होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है आपका, विलायक। तो जब आपका द्रव गैस आपस में मिलते हैं तो जो कोलाइड बनता है वो द्रव एरोसोल बनता है। मतलब बादल कौमा कोरा कौमा स्प्रे, जो स्प्रे वाली चीजें होती हैं आपकी वो सब किस्म कब बनती हैं, जब आपके द्रव और गैस आपस में मिलकर बनते हैं। तो उस कोलाइड का नाम होता है आपका द्रव एरोसोल। उदाहरण बादल कौमा कोरा कौमा स्प्रे, ये जब बनेंगे जब आपकी द्रव और गैस आपस में मिलेगी। अब गैस और ठोस, जब आपका विलय के हो गैस और विलायक के हो ठोस। विलय मतलब गैस, गैस किसके अंदर घुली हो, ठोस के अंदर, क्योंकि ठोस यहाँ पर क्या है आपका, विलायक। तो जब आपका गैस और ठोस मिलता है तो आपको बनता है ठोस जाग, जिसको हम फैन भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए प्यूमिस पत्थर, ये क्या आपका उदाहरण है। प्यूमिस पत्थर होता है जो कब बनता है, जब आपका गैस और ठोस आपस में मिलकर बनते हैं। और उस कोलाइड का जो नाम होता है बच्चों वो होता है आपका ठोस जाग या फैन। और उदाहरण है आपका प्यूमिस पत्थर। आठवां है आपका, जब गैस और द्रव आपस में मिलते हैं, गैस और द्रव आपस में मिलते हैं तो आपका जो बनता है वो बनता है झाग या फोम। तो जब हम गैस को या द्रव को आपस में मिलाते हैं तो आपके झाग बनेंगे या फोम, जैसे साबुन के झाग कौमा बियर के झाग कौमा कोका कोला के झाग। तो ऐसा आपने 3 रुपये वाली सोडा पी होगी, तो सोडा की होता है आपका पानी द्रव टाइप का होता है। तो उसको क्या करते हैं हम, एक मशीन में लगा देते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर दी जाती है तो उसमें झाग निकलने लगते हैं। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है गैस। द्रव मतलब वो सोडा पानी, और सोडे पानी में हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर देते हैं तो नमक डाल के उसमें झाग निकलने लगते हैं। तो आपका जब गैस और द्रव बनता है तो कौन सा बनता है, कोलाइड, झाग या फॉर्म बनता है। जैसा आपके साबुन के झाग, बियर के झाग, कोका कोला के झाग, तीनों इसी के उदाहरण है। लेकिन हमने यहाँ पर ये देखा, जब ठोस हमने क्रम से लिए, फिर उसके बाद द्रव द्रव क्रम से लिए। यहाँ पर हम चाहते तो तीसरा गैस गैस भी तो ले सकते थे, गैस और गैस, और इधर भी गैस और गैस। लेकिन जो आपके कोलाइड होते हैं, जो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो कोलाइड होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। नमी होती नहीं है गैस गैस, क्योंकि गैस गैस मिलके आपका कोलाइडी विलयन बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता, वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि वातावरण में बहुत सारी गैसें हैं। अभी हम यहाँ पर वातावरण में खड़े हुए हैं, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, सभी गैसें वैसी आपस में मिली हुई हैं, इसलिए ये कोलाइड बनाती नहीं है। तो इसलिए गैस और गैस का कोलाइडी विलयन होता नहीं है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि गैसें वैसी वातावरण में इतनी आपस में मिली हुई होती हैं।
तो जब ठोस द्रव गैस को हम आपस में मिला लेते हैं, एक दूसरे में मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो आपके जो कोलाइड बनते हैं वो 8 प्रकार के बनते हैं। नमक गैस गैस मिलते नहीं है, क्योंकि वातावरण में ये वैसे ही मिले होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड की। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।